नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी पर। प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड की जो श्रृंखला आ रही है, उसी श्रृंखला में आपका ये सेट नंबर 9 है और इस सेट में हम देखेंगे शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार भाग 1। इसमें चूंकि प्रश्नों की संख्या इस समाजशास्त्रीय आधार वाले में ज्यादा है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इस मायने भी कीजिए कि सब्सक्राइब करने से आपका सपोर्ट और समर्थन मुझे प्राप्त होगा, और दूसरा, सब्सक्राइब करने से जो वीडियो मैं लेके आता हूं ये आपके वाल पे सीधा पहुंचे। आप मुझसे सीधा भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे सीधा जुड़ सकते हैं। पीडीएफ में मैं सब सारी वीडियो जब आ जाएंगी तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, और पीडीएफ किस माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा और कैसे उपलब्ध कराऊंगा इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। मैं एक चीज आप सबके सामने क्लियर कर दूं, मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो देखता हूं। अब लोग 5 से 7 वीडियो में, 10 वीडियो में आपका पूरा का पूरा डीएलएड समाप्त कर देता है। मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं कि आप ये समझें कि केवल आप 100 प्रश्न पढ़ के, 200 प्रश्न पढ़ के, 300 प्रश्न पढ़ के पूरे डीएलएड को कर लें, ये 75 नंबर को, ऐसा संभव नहीं है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है चीजों को चलने के लिए, लेकिन आपको अगर इस एक यूनिट पे अगर 75 नंबर को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो आप देखिएगा तो एक यूनिट में जितना कंटेंट है, और इस कंटेंट में कम से कम आपको 10 नंबर यहाँ से, आपको 10 प्रश्न यहाँ से होंगे। एक 10 प्रश्न को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 400 प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, तब आएगा। यूं समझ आ जाए कि 100 प्रश्न पढ़ के आ जाए तो कहने की बात। तो इसीलिए मैं हर पहलू पर ध्यान देता हूं, हर चीजों पे ध्यान देता हूं, और एक सेट में कई सारे आपको प्रश्न लेके आता हूं। तो ये आपका नवा सेट है, इसमें 2 सेट और आएंगे, और 2 सेट और के बाद आपका सेट, आपका यूनिट 2 शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है? पहला, संगठन लोगों का ऐसा समूह है, संगठन लोगों का ऐसा समूह है जिससे शक्ति का विभाजन संगठन के व्यक्तियों के मध्य होता है। अब संगठन क्या है? संगठन क्या है? कई सारे लोगों के अब मिलने से एक संगठन का निर्माण होता है, वह समूह होता है। और समूह जिसमें शक्ति का विभाजन है, यानी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या होता है? व्यक्तियों के मध्य होता है। व्यक्तियों के मध्य, व्यक्ति के मध्य नहीं, व्यक्तियों के मध्य, यानी डिसेंट्रलाइज होता है। जो पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है, एक व्यक्ति पे नहीं होता है। यानी संगठन अकेला तो है नहीं, ये कई लोगों के से मिलके बना हुआ है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका मैक्स वेबर का है। ये कथन आपको मैक्स वेबर का है। दूसरा प्रश्न है, पीटर पाउल और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री के अनुसार संगठन की प्रकृति क्या है? यानी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या व्यक्ति मूलक है, प्रक्रियात्मक है, परिवर्तनशील है, उपरोक्त सभी, एक से अधिक, या आपको इनमें से कोई नहीं? अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, और यह होगा प्रक्रिया। क्लियर है? बाउल एंड वेबर के अनुसार। चलिए, आता है उसी तरह, व्यवस्था तथा स्थापित किए गए नियमों को बनाए रखने के लिए किसी समाज द्वारा बनाए गए दबाव के नियमों को उस समाज का सामाजिक नियंत्रण। अब बताइए, सोशल कंट्रोल है। सोशल कंट्रोल को इन्होंने कहा गया है कि जो भी परंपरा और या व्यवस्था या नियम स्थापित किए गए समाज में, उसको बनाए रखने के लिए, उसके नियमों को बनाए रखने के लिए दबाव के नियम। अब दबाव के नियम को आप कैसे क्या कह सकते हैं? दबाव के नियम को कह सकते हैं प्रेशर, कह सकते हैं औपचारिकता, कह सकते हैं बाउंडेशन, कह सकते हैं या अनिवार्यता, कह सकते हैं। और इस चीज को, यानी इसी को सामाजिक नियंत्रण कहता है। मान लीजिए कि दिवाली है, दिवाली मनाना ही है, तो बाउंडेड किया गया इन सब चीजों को कि इस दिन, इस तिथि को आपको ये चीजें मनाना है, मनाया जाना ही है। इस तरह से परंपरा को, इस तरह से दबाव, एक नियम बना हुआ है कि आपको यह नियम इस तरह से करना है। मैंने दिवाली एक उदाहरण के रूप में लिया, बहुत ऐसे नियम है, आपके जीवन शैली से बहुत सारे नियम है। घर से जाना है, फिर आना है तो आपको बड़ों को प्रणाम करना है, बाहर से आते हैं। तो यह क्या है? एक परंपरा डेवलप की गई, और यह एक सोशल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। समाज में भी बहुत ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं समाज की चीजों आपको करना है, वो नियम बनाया गया है। तो यह कहा किसने? ये कथन जो है आपको सी कोगबर्न एंड निंकॉम्प ने इसको कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरविच एंड मूच के अनुसार सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार के होते हैं? गुरविच और मीच, आपको मूच के अनुसार सामाजिक नियम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाज शास्त्र को विज्ञान की तरह स्थापित करना किसका उद्देश्य है? समाज शास्त्र को विज्ञान की तरह स्थापित करने का उद्देश्य। तो ये है उद्देश्य आपका सी,
दुर्खिम का उद्देश्य था कि समाज शास्त्र को विज्ञान की तरह स्थापित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व का आपको सामाजिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है, किसने कहा है? सामाजिक संगठन में। ये आपको रेडक्लिफ एंड ब्राउन का कथन है। चलिए, रूढ़ियों को बर्ताव किसने कहा? रूढ़ियों को बर्ताव किसने कहा? तो रूढ़ियों को बर्ताव आपको दुर्खिम ने कहा है। ये सबको नोट करके और याद करना है, ये सारे कथन, और पूरा का पूरा डीएलएड चिंतन ही है। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां स्टैटिक प्रश्न मिलेंगे, नहीं तो सारे के सारे में यूनिट 1 में जो है पूरा का पूरा चिंतन है। इसलिए आप कथन से मत भागिएगा कि खाली कथन के प्रश्न इसमें आ रहे हैं, तो कथन के ही प्रश्न मिलेंगे आपको। रूढ़ियों की अवधारणा सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की? रूढ़ियों की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत? तो ये समनर ने रूढ़ियों की जो अवधारणा है इसने प्रस्तुत की। आइए ये देखिए, फॉकवे किसकी कृति है? शानदार प्रश्न है ये। फॉकवे किसकी कृति है? फॉकवे आपको समनर की कृति है। क्लियर है? चलिए, संस्था एवं समिति की समाजशास्त्रीय अवधारणा सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने, किस नाम? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की समाजशास्त्रीय अवधारणा जिस समाजशास्त्री ने दी उनका नाम है मैकइवर एंड पेज। मैकइवर एंड पेज ने आपको इसकी अवधारणा दी। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, गजब गजब का प्रश्न। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी कृति है? यह कृति है आपको सारोकिन की। वो अभी देखा हम लोगों ने, अब ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट 1 में इसी पॉइंट्स में, इसी टॉपिक्स में आपको पढ़ना है शिक्षा का साहित्य। ये सब शिक्षा के साहित्य हैं, तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इन्हीं सारों में शिक्षा के से संबंधित साहित्य का जिक्र हो गया है। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स सारोकिन है। अब है आधुनिक संगठन में वंशवाद एवं पक्षपात की कैसी संभावना होती है? आधुनिक संगठन में वंशवाद और पक्षपात की कैसी संभावना होती है? तो आपको इसमें है चीन। सारे लोग जागरूक हो गए हैं, तो अब जो वंशवाद और पक्षपात है, आप राजनीति भी देख सकते हैं, विरोध होता है इन सब चीजों का। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक संगठनों के निर्णय कैसे होते हैं? व्यक्तिगत, सामूहिक, पक्षपात या उपरोक्त सभी? सामाजिक संगठन का नेतृत्व सामूहिक ही होगा ना। जब संगठन है तो समूह है, तो समूह है तो सामूहिक संगठन है। ये क्या है? एक तरह का समूह है, तो समूह है तो निर्णय सामूहिक न होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी विकास ने उत्पादकता में कमी की, वृद्धि की, परिवर्तन किया, ये सभी। अब बताया जाए, मान लीजिए टेक्नोलॉजी अगर विकसित हुआ तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखिए, टेक्नोलॉजी आने से किसी भी चीज में वृद्धि ना होगी, विकास में वृद्धि होगी ना। चलिए आगे है, शिक्षा का अधिकार विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? गजब का प्रश्न, ये तो प्रश्न छप गया है, समझिए ये छप गया है। आपका ये उत्तर दिख रहा है 12 को, 21 को, 16 को, 17 को, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ उत्तर आपका 2 यानी बी होगा 21 का। ये प्रश्न छप गया है, 1 नंबर आपका कंफर्म है यहाँ। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डैश है सामाजिकता। किसमें? समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ज्ञान है। क्लियर? इसको मत मार दीजिएगा, ज्ञान है। व्यक्तियों का व्यवहार या क्रियाएं उस समाज का परिणाम है जिनमें व्यक्ति रहते हैं। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई में है। व्यक्तियों का व्यवहार एवं क्रियाएं, यानी व्यक्ति का व्यवहार जो है और उसका कार्य है समाज का परिणाम है, यानी समाज के का इन्फ्लुएंस व्यक्ति के व्यवहार पे होता है, जिनमें व्यक्ति रहते हैं, जिस समाज में वो व्यक्ति रहता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका प्लेटो का, यानी समाज का इन्फ्लुएंस व्यक्ति के व्यवहार उसके काम पर होता है, जिस समाज में वो व्यक्ति रहता है। बहुत शानदार प्रश्न है ये प्रश्न इसके पहले भी आया हुआ था। समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के जनक दुर्खिम किसके उत्तराधिकारी थे? दुर्खिम बहुत ही फेमस विद्वान समाजशास्त्री, ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये आपको उत्तराधिकारी थे काम्टे के। क्लियर है? जैसे डीबी के आपको किलपैट्रिक है, वो उसी तरह काम्टे के उत्तराधिकारी कौन है? दुर्खिम है।
चलिए आगे देखते हैं। आपस में अंतःक्रिया करने वाली एकाधिक व्यक्तित्वों के कारण ही, ये चूंकि गलती टाइप हो गया, व्यक्तित्वों के कारण ही सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व होता है। आपस में अंतःक्रिया करने वाली एकाधिक व्यक्तित्वों के कारण ही सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व होता है। किसका कथन है? पार्सन्स, गिडेंस, गोरे या दुर्खिल। ये कथन आपका है ए, इसका है पार्सन्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 20वां प्रश्न। सामाजिक अंतःक्रियाओं को देखा जाता है सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में, सामाजिक मनोप्रक्रियाओं के रूप में, सामाजिक घटनाओं के रूप में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 20वां अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ हो जाएगा सी, सामाजिक घटनाओं के रूप में। किसको? सामाजिक अंतःक्रिया को देखा जाता है एक सामाजिक घटना के रूप में। समाज नामक पुस्तक के लेखक, छपा हुआ प्रश्न, मैकाइवर पेज, अरस्तु, ए बोगार्ट्स, टोनिस। उत्तर आपके सामने है मैकाइवर पेज। समाज शास्त्र नहीं, ओनली समाज नामक पुस्तक लेखक कौन है? मैकाइवर पेज है। आगे देखते हैं, समाज शास्त्र समूहों का अध्ययन है। समाज शास्त्र समूहों का अध्ययन है, किसका कथन है? आर के मर्टन, टोनिस, अरस्तु, एइस बोगार्ड। ये कथन आपका है डी, एइस बोगार्ड। एइस बोगार्ड ने कहा कि समाज शास्त्र जो है ये समूहों का अध्ययन है। क्लियर है? ये प्रश्न छपा हुआ प्रश्न लगी, समझिए इसको। मैं वही प्रयास करता हूं उन्हीं प्रश्नों को लेके आने का जो प्रश्न आए हुए हैं, और जो मोस्ट मीडियम है वो क्रीम है, अमृत की तरह मैं प्रश्नों से छान छान के लेके आता हूं, तब भी इतने प्रश्न बनते हैं। और 100 प्रश्न पढ़ के 10 प्रश्न नहीं दिए जा सकते, इतना कोई कंफर्म नहीं करेगा। बोगार्ड्स ने सामाजिक समूहों के कितने प्रकार बताए? किसने? बोगार्ड्स ने। किसने? सामाजिक समूहों को। चलिए कितने प्रकार बताए हैं? सी, यानी 6 प्रकार बताए हैं। बोगार्ड्स ने क्या कहा था? समाज शास्त्र जो है समूहों का अध्ययन है, अभी बताया था ना उन्होंने। और ने सामाजिक समूहों को कितने प्रकार में बांटा था? 6 प्रकार में। प्राथमिक समूहों में संबंध होते हैं। क्या? प्राथमिक समूहों में क्या संबंध होते हैं? बी, आपको प्रगाढ़ संबंध होते हैं प्राथमिक समूहों में। क्लियर है? स्वार्थ आधारित नहीं होते हैं, हम भावना पर आधारित नहीं होते हैं, प्रगाढ़ संबंध होते हैं। 25वां प्रश्न, व्यक्तियों की एक समिति मात्र क्या कहलाती है? व्यक्तियों की एक समिति मात्र क्या कहलाती है? ग, आपको द्वितीयक समूह कहलाती है। व्यक्तियों की एक समिति मात्रा क्या कहलाती है? आपको द्वितीयक समूह कहलाती है। क्लियर है? आधुनिक समाज में मनुष्य अपने समूह से बाहर भी अंतःक्रियाएं करती है। आधुनिक से प्रश्न पूछा हुआ है, अभी हाल ही में पूछा गया है। आधुनिक समाज में मनुष्य अपने समूह से बाहर भी अंतःक्रियाएं करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आपका शेरिफ का है। किसका कथन है? शेरिफ का है। 27, सामाजिक स्तरीकरण उच्च और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन करता है। किसका कथन है? सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज आपको विभाजन करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका रेमंड मरे का। ये कथन है रेमंड मरे का। अगला देखते हैं, हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था शक्ति की अवधारणा पर आधारित है। हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित है। ये कथन किसका है? शक्ति पर आधारित है। ये कथन है आपका डी, मैक्स वेबर का। किसका कथन है? मैक्स वेबर का। समाजशास्त्रीय व्याख्याकारों ने सामाजिक स्तरीकरण के कितने उपागम प्रस्तुत किए? सामाजिक व्याख्याकारों ने सामाजिक स्तरीकरण कितने उपागम प्रस्तुत किए? तो 2 उपागम प्रस्तुत किए। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए किसने कहा कि यह व्यवस्था अपने स्वयं के अंतर विरोधों के कारण नष्ट हो जाएगी? किसका? वर्तमान पूंजी व्यवस्था की आलोचना करते हुए। तो ये कहा आपको मार्क्स ने। जब पूंजीवाद, इसके पहले मैंने कहा था, जहां पूंजीवाद का विरोध की बात आ गया और वहां मार्क्स दिख गए, आंख मूंद के मार्क्स मार दीजिए। चलिए, स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसकी देन है? ये आपको इसका उत्तर हो जाएगा बी, डेनिस मूर का देन है। किसका? प्रक्रियात्मक सिद्धांत, स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत डेनिस मूर का सिद्धांत है। चलिए 32 प्रश्न, समाज में पारस्परिक अंतःक्रिया करने के लिए संस्कृति दिशा एवं सार प्रदान करती है। किसका कथन है? मैकाइवर पेन, डेनिस एंड मूर, किम्बले यंग या निको। समाज में पारस्परिक अंतःक्रिया माने एक दूसरे से अंतःक्रिया के लिए संस्कृति
दिशा एवं सार प्रदान करती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका डेनिस एंड मूर का है। यानी समाज की जो आपस में जो अंतर क्रिया, एक दूसरे से लेना देना, एक दूसरे से संबंध, वो संबंध करने के लिए, अंतक्रिया करने के लिए सामाजिक दिशा एवं सार प्रदान करती है, जो अंतक्रिया करने के लिए। चलिए, संस्कृति, संस्कृति दिशा प्रदान करती है उसमें। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए कच्चा माल उपलब्ध करते, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। कल्चर जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आपको कच्चा माल उपलब्ध कराती है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसका संस्कृति बेहतर रहेगा, उसका व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार उसी तरह से जाएगा। तो आपका जो कल्चर है, आपका जो संस्कार है, संस्कृति है ना, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटीज को उतना ही मजबूत करता है, क्योंकि आधार है आपका संस्कृति, आपका कल्चर। यही है, मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। और ये कथन किसका है? ये कथन आपका है रूथ बेनेडिक्ट का। ये कथन है आपका रूथ बेनेडिक्ट का। उसको एकदम रट जाना है। मैं जितने भी प्रश्न लेके आ रहा हूं, रटने वाले प्रश्न। कुछ बड़े प्रश्न जो है, जो कथन है, वो याद नहीं हो पाता है, उसको समझ के और दिमाग में रखना है। सभ्यता एक साधन है, जबकि संस्कृति क्या है? सीधी सी बात है, साधन है तो साध्य है। सभ्यता एक साधन है, लेकिन संस्कृति क्या है? वो साधन नहीं है, वो साध्य है। क्लियर है? चलिए, 35वां प्रश्न। सभ्यता यह बताती है कि मानव के पास क्या है, और संस्कृति यह बताती है कि मानव क्या है। सभ्यता बताती है कि मानव के पास क्या है, और संस्कृति बताती है कि मानव क्या है। ये कथन किसका है? ये कथन जिस बर्ट का है, इसको याद कर जाने का है, रट जाइए। 36वां, संस्कृति प्रवाह की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की? संस्कृति प्रवाह की, संस्कृति प्रवाह की, संस्कृति प्रवाह मतलब एक दूसरे से आगे तरफ बढ़ती है। ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट आपको सारोकिन का है। किसका ये कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट आपका सारोकिन का है। क्लियर है? चलिए, तो इस पार्ट 1 में इतना ही वीडियो। इसका पार्ट 2 अब जल्दी ही आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त कर दूंगा कि परीक्षा आने से पहले सारे यूनिट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूं, और करता हूं कि जल्दी जल्दी सारे यूनिट्स खत्म कर दो। जल्दीबाजी मुझे कोई नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो वीडियो देखिए, इसलिए मैं डे इंटरवल पे भी लेके आ रहा हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए वीडियो को। और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको तेज लगता है तो रोक करके स्लो करके देखिए। अगर स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।